गुजरात बनाने का मतलब होता है 99% गांवों में पक्की सड़क, ये होता है। तो मैंने कहा इसके लिए आप में दम नहीं है। आप जातिवाद की राजनीति करते रहो, उससे आगे आप निकल नहीं सकते। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं ये जो कुछ आपने इमेज बनाई है गुजरात की, बिजली की, पानी की, रोजगार की, ये सारी मार्केटिंग करके बनाई है। चलिए मानो मैं दिल्ली में आके मार्केटिंग करूं, बंगाल में जाके मार्केटिंग करूं, असम में जाके करूं तो थोड़ी देर मान सकते हो, लेकिन गुजरात की जनता के सामने तो मार्केटिंग नहीं चलता ना, उसको तो सामने दिखता है ना। मैं कहूं कि मैंने रोड बनाया और रोड नहीं है तो गुजरात की जनता के गले उतरेगा? नहीं उतरेगा ना। मैं कहूं कि मैंने खेती में काम किया तो गुजरात की जनता को नहीं, झूठ बोल रहा है मोदी। अगर ऐसा होता तो मोदी 2002 में न जीतता, 2005 में नहीं जीतता, 2007 में नहीं जीता, 2004 के पार्लियामेंट में गुजरात में नहीं जीते, 2009 के पार्लियामेंट में नहीं जीते। एक भी चुनाव हम हारते ही नहीं है। और डेवलपमेंट के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की हिम्मत अकेली गुजरात में हुई है। आज देश में अभी भी हम लोकसभा का चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, लेकिन बाकी सारे लोग भाग रहे हैं, डेवलपमेंट के मुद्दे पर आने को तैयार नहीं, उनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि ये जिम्मा है जो जवाब देना पड़ता है। देखिए मैं 2001 में जब गुजरात गया तो लोग मुझे मिलने आए। मैं बहुत सालों के बाद गुजरात गया था, मेरा तो कोई इस क्षेत्र से लेना देना नहीं था। मुख्यमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री का चैम्बर भी नहीं देखा था, एमएलए भी नहीं बना था, स्कूल के टीचर का भी चुनाव नहीं लड़ा था। तो मेरा तो मैं नया था, सीख रहा था। लोग मुझे मिलने आते थे, बोले मोदी जी कुछ करो या ना करो, कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। मतलब उस समय गुजरात में शाम को भी भोजन के समय बिजली नहीं मिलती थी। आज 24 घंटे 365 दिन बिजली मिलती है। ये बात मार्केटिंग से नहीं होती है जी। उसके घर में स्विच ऑन करे और जब बल्ब जलता है तो फिर उसको लगता है हाँ यार मोदी सही बोल रहा है। लेकिन ये भी तो सच है कि गुजरात के प्रमोशन के लिए, मार्केटिंग के लिए आप अमिताभ बच्चन को ले आए। ये बात सही है। वो अमिताभ बच्चन जो कांग्रेस के साथ जुड़े थे, वो अमिताभ बच्चन जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे। देखिए मोदी में औरों में फर्क क्या है? फर्क यही है, वो मुलायम सिंह के बहुत निकट रहे, उत्तर प्रदेश के रहे, उत्तर प्रदेश के प्रति उनका प्रेम भी है। लेकिन मुलायम सिंह जी ने उनसे क्या काम लिया? उन्होंने काम लिया यूपी है दम, जुल्म है कम, ये किया। हाँ, उनकी गाड़ी चली नहीं। अमिताभ बच्चन का उपयोग क्या करना चाहिए, इसके लिए समझ चाहिए। मैंने क्या उपयोग किया? मैंने उनको गुजरात की बात बता, वो गुजरात सरकार की बात नहीं बताते, वो कच्छ के रेगिस्तान की बात बताते हैं, हैंडीक्राफ्ट की बात बताते हैं, वहाँ की जीवन शैली की बात बताते हैं। और ये सोच अगर मेरे पास है तो यही तो मेरा काम है कि अमिताभ बच्चन जी से भी, वरना मैं भी उनके बगल में तस्वीर निकलवा करके राजनीति कर लेता, लेकिन मैं वो नहीं करता हूँ। मेरे गुजरात की भलाई के लिए अमिताभ बच्चन जी का जो उपयोग हो सकता है वो करना चाहिए। और अब तक पिछले 5-6 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, कभी भी न उनकी तरफ से पॉलिटिकल बयान गुजरात का आया होगा, न मेरी तरफ से कभी उनका नाम पॉलिटिकल बयान में आया होगा। ये बिल्कुल संयम हमने बरता है। और दूसरी बात, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा, जब ये मैंने उनके सामने प्रपोजल रखी कि मुझे गुजरात का टूरिज्म प्रमोट करना है, आप मेरी मदद कीजिए, उन्होंने कहा मोदी जी मेरी आवाज़, मेरा चेहरा मैं आपको देता हूँ, आप उपयोग कीजिए। फिर हमारे अफसरों ने उनसे बातचीत शुरू करी। उन्होंने कहा नहीं, मैंने मोदी जी को वादा किया मैं एक नया पैसा नहीं लूँगा,
और आप जानते हैं एक नया पैसा लेते नहीं जी। गुजरात के टूरिज्म का काम जो अमिताभ जी कर रहे हैं, एक नया पैसा उन्होंने लिया नहीं है, और मैं इसके लिए उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। हम तो सोचते थे वो बहुत पैसा कमा रहे होंगे गुजरात सरकार से। यही तो मैं देखिए, मैं पक्का अहमदाबादी हूं। हम जो अहमदाबादी लोगों के लिए ऐसी पहचान है, हम सिंगल फेयर डबल जर्नी वाले हैं। हम जल्दी रुपये किसी को देते रहिए। तो वैसे भी हमारा स्वभाव, और अमिताभ जी को लगा भाई मोदी जी की अगर नहीं देते हैं तो फिर ये बात बार बार क्यों आते हैं कि उद्योगपतियों को आपने सस्ती जमीन दे दी, टाटा को दे दिया, अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया। मैं बताता हूं, ये सारे आरोप राजनीति से प्रेरित है। हमारे कांग्रेस के मित्र तो जैसे वो 10,000 करोड़ वाला लाए थे, इसमें भी कुछ आरोप लगाते हैं। मैं ये कहता हूं, ये भारत सरकार सोई हुई है क्या? क्या उसका जिम्मा नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी बदमाशी करता है उसको ठीक करे? कोई स्टेट ऐसी बदमाशी करता है, क्यों नहीं कर रही जी? इसलिए इसका मतलब या तो उनमें ये भी दम नहीं है। दूसरा, गुजरात स्टेट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रिमार्क है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमीन देने के संबंध में और जमीन संपादन करने के संबंध में गुजरात की पॉलिसी इतनी उत्तम है, देश के अन्य राज्यों ने उस मॉडल को स्वीकार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तीसरी बात, ये जो झूठ चल रहा है ना, नैनो को जमीन दी, नैनो को 1 इंच जमीन सरकार ने नहीं दी है। 1 इंच जमीन किसान से लेकर के नहीं दी है। तो आरोप तो ये लग रहा है कि किसान से छीन करके दे दिया। वही अरे इनको कुछ मालूम ही नहीं जी, कुछ भी बोलते हो, वरना सुप्रीम कोर्ट तो मेरी बात क्यों मानती जी? दूसरी बात है, मार्केट रेट से ज्यादा पैसों से हमने जमीन दी है। और दूसरा, गुजरात स्टेट है जो पॉलिसी ड्रिवन स्टेट है, नीति बनी हुई है। आप भी कोई जाएंगे तो उसको भी वही लाभ मिलेगा जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अमीर जाएगा उसको भी मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि गुजरात की कोई बात इसलिए सामने नहीं आती क्योंकि वहां पर आरटीआई नहीं है, सबसे बड़ा अधिकार जो उन्होंने दिया देश की जनता को। ये जो दिन रात वो कहते रहते हमने ये कानून दिया, ये कानून दिया, ये कानून दिया, जरा ये तो जवाब दो कि आपका कानून कश्मीर में लागू होता है क्या? क्या आरटीआई एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? एंटी करप्शन एक्ट कश्मीर में लागू हुआ है क्या? राइट टू एजुकेशन कश्मीर में लागू हुआ है क्या? जरा पहले अपने गरीबान में देखो, फिर औरों पे कीचड़ उड़ाओ। दूसरी बात है, गुजरात में आरटीआई है, गुजरात में आरटीआई के अंदर फुल फ्लेज काम चल रहा है, और गुजरात आरटीआई के खिलाफ अभी तक एक भी शिकायत आई नहीं। जो जातिकरण राजनीतिक है, इससे हम कब बाहर आएंगे? जब तक हम इसी में उलझे रहेंगे हमारा देश विकास नहीं कर सकता। जातिवाद का जहर ये समाज को तोड़ता है। किसी जाति का गौरव होना वो बुरी चीज नहीं है, वो कभी कभी ताकत देती है, लेकिन जातिवाद का जहर जो है, जो नफरत पैदा करता है, उससे किसी का भी भला नहीं होता है, और हमने देश को उससे बचाना होगा। लेकिन सोनिया जी तो कहती हैं आप जहर की खेती कर रहे हैं। देखिए, जयपुर के अंदर करीब जून जुलाई महीने में, लास्ट जून जुलाई में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन था। उसमें राहुल गांधी जी का राज्यारोहण होना था, उनको उपाध्यक्ष घोषित करना था, तो काफ़ी पूरे देश में बड़ा माहौल बनाया गया था। उस दिन राहुल गांधी ने जो भाषण किया, आपके पास पुराने क्लिपिंग होगा तो दिखा देना बाद में, उसमें उन्होंने कहा कि मैं आज सुबह जल्दी जल्दी उठ करके मम्मी के कमरे में गया था, मम्मी की आंख में आंसू थे, और मम्मी ने कहा कि बेटा
पावर इज पॉइजन, सत्ता एक जहर होती है, ये उन्होंने पब्लिक को सुनाया था। अब मुझे बताइए भैया, सबसे ज्यादा पावर में कौन रहा? सबसे ज्यादा जहर किसने चखा? सबसे ज्यादा जहर किसके पेट में है? तो जहर सबसे ज्यादा कौन उगलेगा? अब बताइए मैं क्या करूं? देखिए, सच ये है कि अगर आज के इलेक्शन कैंपेन को देखते हैं तो मौलाना मदनी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा रहा है। आप एकता की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके नाम से देश टूट सकता है। मेरे नाम से नहीं टूट सकता है, इस प्रकार के लोग जो बोल रहे हैं उनसे टूट सकता है, उन्हीं से टूट रहा है। वही तो कह रहे हैं मदनी जी, अगर ये कह रहे हैं तो मोदी तोड़ रहा है ऐसा नहीं कह रहे, वो ये कहता है ऐसा बोलने वाले तोड़ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के मुसलमानों को डराया जा सकता है। तो मोदी में ऐसा क्या है कि मुसलमान डरते हैं उससे? गुजरात में हमारा अनुभव है कि मोदी का नाम लेने से डरते नहीं है, और ज्यादा उत्साहित होते हैं, काम करने में लग जाते हैं। श्योर, बिल्कुल, सबको मौका दें, कोशिश करें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ने आपके ऊपर प्रतिबंध लगाया था, क्या आप प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका जाएंगे? 2005 में जब ये वीजा को लेकर के मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, उस दिन मैंने प्रेस को मिला था मैं, और उस दिन मैंने स्टेटमेंट किया था। मैंने कहा कि हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं ताकि अमेरिका वीजा लेने के लिए लाइन में खड़ा रहे। अमेरिका के प्रेसिडेंट नैन्सी पाल आपको एक बार मिलने आई और उनकी छुट्टी हो गई। अब ये खोज का विषय है, शायद पत्रकार लोग जल्दी खोज पाएंगे। एक और ब्रेक के लिए मुझे रुकना है, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में नरेंद्र मोदी पर इल्जाम और सवाल आपका एक और। हर पोस्टर पर मोदी का नाम होता है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं है। हम एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है। तो पिछले 6 महीने में अडवाणी जी 3 बार क्यों रूठ गए? और जसवंत सिंह, आपने उनको टिकट नहीं दिया। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, साबिर अली पार्टी में आए हैं, अब दाऊद इब्राहिम की एंट्री होगी। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज इल्जामात और सवाल आपके घेरे में हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि ये बीजेपी पर एक छत्र राज चलाते हैं। एक छत्र राज चलता है भारतीय जनता पार्टी में। जहां जाते हैं मोदी 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 सुनाई देता है, हर पोस्टर पर मोदी का नाम होता है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई दूसरा नेता बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विशाल संगठन है। संगठन व्यवस्था से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बना हुआ होता है। ढेर सारी गैलेक्सी ऑफ लीडर्स और एक से बढ़कर एक ऐसी बहुत बड़ी हमारी टीम है। कभी हम अटल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे तो अटल जी की बात कर रहे थे, कभी अडवाणी जी की नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे थे, अडवाणी जी बात कर रहे थे। फिलहाल मुझे ये काम मिला है, पार्टी ने जो तय किया है मुझे करना है, क्योंकि आखिर मैं कार्यकर्ता हूँ, तो कार्यकर्ता के नाते जो कुछ भी हो रहा है उसमें अगर मुझे जो कुछ भी योगदान देना होता है वो देता हूँ। हम एक टीम है, एक बहुत बड़ी टीम है, और टीम के रूप में काम करते हैं। अगर टीम के रूप में काम कर रहे हैं तो पिछले 6 महीने में अडवाणी जी 3 बार क्यों रूठ गए? मैं नहीं मानता हूं कि वो रीठे हैं। और वो देखिए, मैं आपको 3 उदाहरण बताता हूं। जब नरेंद्र मोदी को चुनाव प्रचार समिति का कन्वीनर बनाया गया गोवा में, अडवाणी जी रूठे, उनको सब लोग मनाने गए उनके घर पे।
जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार डिक्लेयर किया गया तब वो मीटिंग में गए, फिर उनको मनाने गए, और अभी लोकसभा की टिकट जब डिसाइड हो रही थी, वो भोपाल से लड़ना चाहते थे, पार्टी अहमदाबाद से लड़ना चाहती थी। इन तीनों विषयों की क्लैरिफिकेशन आडवाणी जी की तरफ से भी आया है, पार्टी तरफ से आया है, और ये सारी काल्पनिक कथाएं रही है। क्योंकि जिस दिन गोवा में तय हुआ उसी दिन फोन पे मुझे उन्होंने आशीर्वाद दिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और इसलिए वो गोवा आ नहीं पाए थे, लेकिन अब वो मसाला बन गया न्यूज़ के लिए तो चल पड़ा। और जसवंत सिंह जी ने अभी मेरी एक किताब मोदीत्व नाम की किसी ने एक मेरे चीजें छपी है, उसकी प्रस्तावना लिखी है जसवंत सिंह जी ने अभी। और आपने उनको टिकट नहीं दिया? ऐसा है, टिकट मैं नहीं देता हूं। स्टेट इलेक्शन कमेटी अपना रिकमेंडेशन भेजती है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है, और उनके बेटे को अभी असेंबली में चुनाव लड़वाया, जिताया है। जसवंत सिंह जी के बेटे उसी बार में लोकसभा क्षेत्र से एमएलए है, तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके प्रति कोई नकारात्मक भाव था। अब उनके लेकिन ये बात सही है, आखिरकार देखिए भाजपा में लाखों कार्यकर्ता है, अब टिकट तो 500 लोगों को मिलने वाला है, तो थोड़ा बहुत तो राजी नाराजी की संभावना हर जगह पे इतनी ज्यादा हो रही है कि राहुल गांधी को भी चिंता है। आज ही का मैं उनका भाषण सुन रहा था, वो कह रहे थे कि बड़े बड़े नेता आडवाणी जी हैं, जसवंत सिंह जी थे, नरेंद्र मोदी ने सबको किनारे लगा दिया। पहली बात यह है कि जो लोग हैं वे वो लोग हैं जिन्होंने मोदी को उंगली पकड़ के चलाया है, और आज भी ये वो लोग हैं जिनके चरणों में बैठ करके मैं जीवन की बहुत कुछ शिक्षा दीक्षा लेता हूं, और इसलिए न उनको भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का पता है, न भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली का पता है, लेकिन वो इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनके यहाँ सीताराम केसरी के साथ क्या हुआ था, उठा करके ऑफिस से बाहर फुटपाथ पे पटक दिया था। ऑल इंडिया कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, सोनिया जी को बिठाना था, तो उनके यहाँ ये हुआ है तो बचपन से उन्होंने यही देखा है, तो उनको बाहर का कुछ मालूम नहीं है ना। लेकिन अब वो कल्चर बीजेपी भी नहीं आई। मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट किया, साबिर अली पार्टी में आए हैं, अब दाऊद इब्राहिम की एंट्री होगी। अब वो उन दोनों के बीच का मामला है, रहने दीजिए उनके पास। और पार्टी के बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी को पार्टी में जितना नहीं पसंद करते, बाहर वाले पसंद करते हैं। राज ठाकरे, आपका रिश्ता तो शिवसेना से, उद्धव ठाकरे से है, लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा। पहली बात है कि इसका पहला पार्ट जो है वो आपका अनुमान सही नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुझसे इतने श्रेष्ठ वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं मेरी पार्टी में, मुझसे ज्यादा अनुभवी हैं, लेकिन उन्हीं लोगों ने मुझको अपने कंधे पर बिठाया है। मेरी पार्टी के लाखों कार्यकर्ता आज रात दिन देखे बिना इतना पसीना बहा रहे हैं। अगर मैं जो कुछ भी हूं तो उन पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की बदौलत हूं। अगर आज मैं इतना ऊपर दिखता हूं तो मेरी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने मुझे अपने कंधे पर बिठाया है, इसके कारण दिख रहा हूं। इसलिए मेरी पार्टी में कोई मेरे साथ नहीं है, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। वो सब हैं इसलिए तो मैं यहां दिख रहा हूं, अगर वो ना होते तो मैं धरती पर भी कहीं नजर नहीं आता। तो रियलिटी ये है। दूसरी बात है, जब सारा देश अगर ये कुछ बातें कह रहा है तो और भी लोग कहते होंगे, और दलों के लोग भी कहते होंगे। कुमार विश्वास, मैंने सुना कि वो आपकी तारीफ में कविताएं पढ़ते रहे हैं और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी मुझसे बात करते थे। ये बात सही है, मैं तो बात सबसे करता हूं जी। ज्यादातर लोग ये चलाते हैं कि मोदी किसी से बात नहीं करते, कम से कम वो सच तो बोला कि मैं बात करता हूं। लेकिन कांग्रेस में कम से कम ये क्राइसिस नहीं है, वहां तो तय है कि लीडर कौन है, किसकी कमांड चलेगी। और यही तो कांग्रेस की दुर्दशा का कारण है। देश की आरती उतारने के बजाय वो एक ही परिवार की आरती उतार रहे हैं, यही तो मुसीबत का कारण है। मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि राहुल गांधी हैज आउटस्टैंडिंग क्रेडेंशियल्स
टू बिकम प्राइम मिनिस्टर और मैं उनके नेतृत्व में काम करने को तैयार हूं। आपकी पार्टी में किसी बड़े नेता ने यह कहा कि मैं आपके नेतृत्व में काम करने को तैयार हूं? इसका कारण है कि मैं कहता हूं कि मैं सबके नेतृत्व में काम कर रहा हूं। मैं यही तो कहता हूं ना कि सब मेरे नेता हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा से मैं बढ़ रहा हूं और मैं इन्हीं के अंडर में काम करता हूं। लेकिन जिनके